दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वॉर टाइम विद पाकिस्तान एंड चाइना। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, here's a small announcement for all of you that new UPSC CSE GS batches for UPSC aspirants is starting from 18th of Feb. Get your subscription now and get 10% of instant discount by using code SHARMA20 SHARMAT20। 6 मंथ्स बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें कि टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स हैं, यहाँ पे PDF है, रिविजन क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, 1 ईयर 2 ईयर and NCERT batches as well. Enroll now and apply the code SHARMA20. Link is given in the description box, so subscribe now. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है वॉर टाइम विद पाकिस्तान एंड चाइना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टार्टिंग से इनिशियल डेज में 1947 के टाइम पे एक बहुत ही पैसिफिस्ट पॉलिसी थी जिसमें हम हमेशा डिफेंसिव रहना चाहते थे, सबसे पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म यूज़ करना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे, प्रोग्रेस और ग्रोथ की बात करते थे। लेकिन हमें ओवर द ईयर्स ये पता चला कि जो हमारे नेबर्स हैं वो काफ़ी हॉस्टाइल हैं, वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यूज़ करते हैं और उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमको भी डिफेंसिव मेजर्स लेने होंगे और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मिलिट्री एडवांसमेंट करनी होगी। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक पूरी मैंने टाइमलाइन बनाई है जिसमें डिपिक्शन से दिख सकता है कि फर्स्ट कश्मीरी वॉर 1947 में होती है। उसके कुछ सालों बाद 1962 में सीनो इंडियन वॉर, यानी कि सीनो चाइना के लिए यूज़ करा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और उसके बाद इंडो पाक वॉर 1965 में, 67 में फिर से चाइना के साथ इंडिया की वॉर, और इंडो पाक वॉर 71 में अगेन, और कारगिल वॉर 1999 में। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी ईयर्स हैं, कोई भी ऐसी डेकेड नहीं है, हार्डली 80s में हो सकता है आपको वॉर देखने को ना मिली हो, लेकिन 40s में, 50s में, 60s में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट मैकेनिज़्म कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना जैसे जो पावर हैं वो करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला जो इंडो पाक वॉर हुआ था 1947 to 48, ये हुआ क्यों, क्या इसके रीजंस थे, क्या हमारा स्टैंस था। जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो आपको समझना होगा कि इंपीरियलिस्ट पावर जो होती है, जैसे ब्रिटेन थी, तो वो कॉलोनी बनाती थी, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनी थी जो कि अफ़गानिस्तान तक गई हुई थी, नेपाल तक गई हुई थी। अब ये जो कॉलोनी होती हैं, जब कोई इंपीरियलिस्ट पावर जाती है, whenever they lose their control over a particular colony, the colony is transformed into a dominion, and then from that dominion constitution is laid down, other factors are made, infrastructure is laid, then वो जो डोमिनियन है वो बन जाता है नेशन। तो ऐसा नहीं है कि पहले कॉलोनी था इंडिया और उसके बाद डायरेक्टली इंडिया से नेशन बना। पहले कॉलोनी था, उसके बाद डोमिनियन ऑफ इंडिया बना, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान एज नेशंस बने। और जब ये नेशन बन रहे थे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब पास हुआ तो उसमें ये लिखा था सिंपल कि एनी प्रिंसली स्टेट दैट वाज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज हैज़ कंप्लीट चॉइस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट और जॉइन एनी ऑफ द डोमिनियंस ऑफ ईदर इंडिया और पाकिस्तान। यानी कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं या इंडिया या पाकिस्तान जिसके भी साथ वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। कश्मीर उन्हीं में से एक था जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, नहीं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, नहीं इंडिया के साथ। अब जो कश्मीर का जो रीजन था, इट वॉज रूल्ड बाय अ हिंदू रूलर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी नेम्ड एज महाराजा हरी सिंह, एंड ही वॉज रूलिंग द कश्मीर, जिसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे, अराउंड 3/5, ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 65%। अब जो पाकिस्तान है उसकी सिंपल सी ये पॉलिसी है कि वो 2 स्टेट थ्योरी अपनाता है, यानी कि जो पाकिस्तान है उसमें मुस्लिम्स हैं और जो इंडिया है उसमें हिंदूज़ हैं एज मेजॉरिटी। इसलिए वो देखने लग गया कश्मीर को एज अ टेरिटरी टू कैप्चर इट, और उसने वहाँ पे अपने सोल्जर्स भेज दिए क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था। अब महाराजा हरी सिंह रिटेलिएट नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, और नेहरू ने सिंपल एक स्टैंस दिया, एक सिंपल बात रखी। ही मेड इट क्लियर दैट इंडियन ट्रूप्स वुड फाइट द वॉर ओनली इफ कश्मीर कैन बी डिक्लेयर्ड एन इंडियन टेरिटरी, कि अगर इंडियन टेरिटरी कश्मीर बन जाएगी तो ही हम लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे। महाराज के पास अल्टीमेट चॉइस ही थी और उन्होंने 2 अक्टूबर 1948 को एक डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा जिससे कि पूरा कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया।
लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी कि एक ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जाए, वो आप आर्टिकल 370 में आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 370 हट चुका है इंडियन पॉलिटी में। अगर आप उसे समझेंगे तो उस कंटेक्स्ट में भी आपको समझ में आएगी चीज़। अब ये तो हुआ कि डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया। उसके बाद हमारी जो पार्लियामेंट थी, हमने ऑटोनॉमस स्टेटस दिया कश्मीर को, और उसके बाद हमारी मिलिट्री गई और वहाँ पे कश्मीर के कल्चर को बचाने के लिए, कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को खदेड़ दिया। अब यहाँ पे हमें पता चलते हैं दो व्यू, दैट द व्यू ऑफ पाकिस्तान वाज टू नेशन थ्योरी, जहाँ पे सेक्युलरिज्म की कोई जगह नहीं, जहाँ एक रिलीजन और गवर्नेंस के बीच में कोई लाइन नहीं है। वहीं पे व्यू है एक इंडिया का जिसको हम बोलते हैं एथनिक होमोजेनिटी, दैट वी रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिग्निटी कपल्ड विद पेट्रियोटिक फेरवर। अब इसके बाद क्या हुआ, ये वॉर चली, ये ख़त्म कैसे हुई? देखिए, वॉर जो मिलिट्री अगर भाषा में बात करें तो जो एंगेजमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन वॉर का जो पूरा पीरियड हम लेके चलते हैं वो अक्टूबर 1947 से लेके दिसंबर 1948, यानी कि 1 साल 2 महीने का लेके चलते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बीच में आता है और सीज़ फायर रेजोल्यूशन साइन करवाता है दोनों नेशन से, जिससे कि सीज़ फायर रुक जाती है। कश्मीर के कुछ पार्ट डिवाइड होते हैं, कुछ इंडिया के पास, कुछ पाकिस्तान के पास। इससे होता ये है कि सीज़ फायर रेजोल्यूशन साइन करने से जो मिलिट्री का जो एक्शन था, जो एंगेजमेंट थी, वो ख़त्म हो जाती है, जो कि एक पीसफुल बात है। लेकिन आप आगे देखेंगे, ये एक न्यूज़पेपर क्लिप है जो कि कश्मीर वाला जो पूरा इशू है उसको दिखाता है। 1947 में हिंदुस्तान टाइम्स में इस तरीके से छपा था। अब सेकेंड इंडो पाक वॉर का क्या बैकग्राउंड है? सेकेंड इंडो पाक वॉर 1965 में तब हुई जब सीज़ फायर का जो उल्लंघन है वो हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरीके से वॉयलेंट एंगेजमेंट में थी और इंडिया को भी अपने आप को बचाने के लिए इस एंगेजमेंट का पार्ट बनना हुआ। और जब वो पार्ट बनी तो कहीं ना कहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था, सीज़ फायर रेजोल्यूशन, वो ब्रेक हो गया। इससे आपको पता चल सकता है कि जो अथॉरिटी है, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, लाइक WHO, लाइक IMF, WTO, उसकी कोई स्टेबल अथॉरिटी नहीं है। और उस टाइम पे हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन जो उस टाइम की पावर थी 1965 में, वो एज एन इंटरमीडियरी आती है। ये वॉर ऑलमोस्ट 5 महीने 15 दिन तक चली और ताशकंद एग्रीमेंट होता है इसके बाद। आप इसके कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। जब ताशकंद एग्रीमेंट होता है तो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड प्रेसिडेंट अयूब खान अटेंडेड from India and Pakistan respectively, and USSR, Soviet Union, was acted as the mediator between them. ताशकंद डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट अराउंड 11 जनवरी तक अडॉप्ट कर ली गई और इसके अंदर पीसफुल रिजोल्यूशन की ही बात करी गई थी। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि ताशकंद डिक्लेरेशन भी आगे जाके फेल हो जाएगा जब आप देखेंगे कि फिर से इंडो पाक वॉर होती है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाहे यूएन का रेजोल्यूशन हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन हो सीज़ फायर का, या चाहे सोवियत यूनियन का एज अ बीच में मीडिएटर आना हुआ, बात दोनों में सेम यही थी कि वो केवल एक टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन बनाते थे कि आप पीसफुली बैठ जाइए, लेकिन कोई भी कश्मीर का जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व नहीं करता था, जिसको आज के रेफरेंस में भी आप ले सकते हैं। अगर आप बात करेंगे कश्मीर के डिस्प्यूट को कोई सॉल्व करने की बात नहीं करता ऑन हार्ड लाइन बेसिस, ऑन द ग्राउंड रियलिटी। एवरीबडी इज़ जस्ट डीलिंग ऑल अराउंड विद पीसफुल रिजोल्यूशन। अब पीस नहीं आ सकता जब तक आप इंटरनेशनल फोरम पे उस डिस्प्यूट को ख़त्म नहीं करते, क्योंकि पीस आने के लिए भी आपको उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक डिस्प्यूट रहेगा जब तक देयर विल बी नो पीस। और हमें देखने को मिलता है कि रशिया की जो एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी ग्लोबली, वो यहाँ पे दिखती है कि जहाँ यूएन भी नहीं आया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सीज़ फायर रेजोल्यूशन था वो भी काम नहीं आया, वहाँ पे रशिया ने एज अ मीडिएटर खड़ा हुआ आके, जहाँ पे यूएस भी नहीं आया, ब्रिटेन भी नहीं आया, चाइना भी नहीं आया इवन। अब हम देखते हैं थर्ड इंडो पाक वॉर जो कि 1971 में होती है। अभी जो थर्ड इंडो पाक वॉर थी 1971 में, ये अभी तक की पिछली 2 वॉर से सबसे ज़्यादा इंटेंस वॉर थी, क्योंकि ये 14 दिन ही चली केवल। ये 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर टू 16 दिसंबर 1971 तक
थी केवल 14 दिन, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। इसको कुछ बुक्स में कुछ डिप्लोमेट्स एज बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर भी इसे कोट करते हैं, कुछ इसे थर्ड इंडो पाक वॉर ही कहते हैं, कुछ इसे 71 की वॉर भी कहते हैं। इसमें इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, बिकॉज शी वॉज continuously considering the ejection of the Pakistani army and the air force from the southern आज़ाद कश्मीर, और वो चाहती थी कि सदर्न आज़ाद कश्मीर जो है उसे लिबरेट कर दिया जाए। अब इस टाइम पाकिस्तान दो पार्ट्स में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वो जिसको आप आज के टाइम में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुक्ति वाहिनी करके एक संगठन था, एक ग्रुप था जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिला, और उसने वहाँ के जो रेडिकल मुस्लिम ग्रुप्स थे, जो कट्टरपंथी थी, जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे ईस्ट पाकिस्तान के, उनको क्रश कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 90,000, मोर देन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और मेड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। लेकिन हमने फिर भी अपना बुद्धिस्ट फॉरेन पॉलिसी नहीं छोड़ी, हमने फिर भी उन प्रिजनर ऑफ वॉर को ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया। ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जैसे कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट नेशन देती हैं। हमने काफ़ी सारे कराची के बेसिस भी डिस्ट्रॉय करे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि इंडियन एयरफोर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। ढाका को कंट्रोल में ले लिया गया, और INS विक्रांत ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। अब इसके अंदर आपको काफ़ी सारे एक्टर्स जो वर्ल्ड पावर्स थी वो देखने को मिलेंगी इन द थर्ड इंडो पाक वॉर। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में उतार दी थी टू प्रिवेंट इंडियाज अटैक अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। बट स्टिल वी हैड आर गुड ओल्ड फ्रेंड USSR, जो कि आया था हमें बचाने के लिए, एंड USSR ओपनली सपोर्टेड इंडिया and vetoed the resolution of USA to draw a ceasefire between India and Pakistan in UN Security Council as well. कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स का ये भी मानना है कि चाइना की भी बहुत अच्छी पॉलिटिकल और मटीरियलिस्टिक सपोर्ट थी पाकिस्तान को, बट डिस्पाइट दैट पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गया। पाकिस्तान लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स नेवी, अ क्वार्टर ऑफ इट्स एयरफोर्स एंड अ थर्ड ऑफ इट्स आर्मी। किसी भी मॉडर्न मिलिट्री के लिए, जो कि इतनी बड़ी मिलिट्री थी पाकिस्तान जैसे देश के लिए, इतना सारा लॉस झेलना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए भले ही पाकिस्तान को एज अ एनिमी पेश करा जाता है कई बार, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्यों अब आज प्रॉक्सी वॉर में जाता है, क्योंकि वो जानता है कि डिस्पाइट हैविंग द बैक ऑफ USA एंड चाइना, स्टिल दे फेस्ड देयर डिफीट व्हेन दे केम अक्रॉस इंडिया एज अ मिलिट्री पावर। और इसी की जो बात है, इसी का जो ईगोइस्टिक फ्लेवरिज्म जिसे हम बोलते हैं मिलिट्री में, मिलिट्री टर्म्स में, वो देखने को मिलता है जब वो टेररिस्ट अटैक कराते हैं, जो वो प्रॉक्सी वॉर कराते हैं। अब इस सब के बाद, इतने ह्यूमिलिएशन के बाद, नेगोशिएशन के लिए फिर भी इंडिया सामने आया, और शिमला एग्रीमेंट होता है 2 जुलाई 1972 को। ये कुछ तस्वीरें, कुछ फोटोग्राफ्स। माई मेन एम टू शो ऑल दीज फोटोग्राफ्स इज़ टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, जिससे आपको समझ में आए और याद रहे कि हुआ क्या था। अब हम आते हैं फोर्थ जो वॉर है इंडो पाक की, जिसको कि आप सभी लोग कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन हुई थी कारगिल की साइड, और ऐसा माना जाता है कि जो हिमालयन रीजन है जहाँ पे हमारी फोर्सेस रहती हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की भी फोर्सेस रहती हैं, इस जंक्शन में बहुत ज़्यादा जब वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती हैं, तो पाकिस्तान और इंडियन फोर्सेस जो हैं वो कारगिल वाला जो पार्ट था वहाँ से अपनी पोस्ट छोड़ देती हैं और नीचे आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि पिछले वॉर में जो बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर थी उसमें हार देखने के बाद ऐसा नहीं चाहता था पाकिस्तान कि वो कश्मीर को छोड़ दे। एक ईगो का जो फ्लेवर था वो यहाँ पे हाईलाइट होता है। मिस्टर राजीव सीकरी, ही क्लियरली says that Pakistan is not a state with a military, but it is a military with a state. इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान कभी भी डिप्लोमेटिकली काम नहीं करता। इट इज़ ऑलवेज कंसर्न विद प्रॉक्सी वॉर्स एंड मिलिट्री वॉर्स एंड किलिंग एंड वायलेंट एक्टिविटीज़। इसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ऑपरेशन बदर चलाती है, जहाँ पे वो कश्मीर वाला जो रीजन है उसे कैप्चर करने के लिए वो हमारी जो पोस्ट हैं जो हम छोड़ चुके थे सर्दी में, वो उसको एक्वायर कर लेती हैं।
और आर्मी, इंडियन आर्मी ने इसके खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया। और इंडियन एयरफोर्स हमेशा की तरह इसमें भी बहुत अच्छे से जिसने मदद करी, उन्होंने चलाया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो कई बार आपसे प्रीलिम्स में वो कभी कभार पूछ सकता है कि यह ऑपरेशन सफ़ेद सागर इज रिलेटेड टू विच वॉर, देन यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि वो किससे जुड़ा महसूस है, किससे जुड़ा हुआ है वो। अब इसमें क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी 14 जुलाई 1999 को इंडियन ट्रूप्स को बोलते हैं दैट ही डिक्लेयर्स द ऑपरेशन विजय एंड सफ़ेद सागर। और ये बहुत ही बड़ा सक्सेस था। इंडिया के अराउंड अब लगा सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा इंडियन ट्रूप्स जो थे वो स्टेशन करे गए, जिनमें से कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो पैरामिलिट्री से भी थे। इंडिया की इतनी हैवी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखे, चाइना वॉज नॉट एबल टू रिटेलिएट प्रॉपरली। इवन एट दैट टाइम हमारा हमेशा का जो मित्र है इसराइल, उसने हमें 100 लेज़र गाइडेड बॉम्ब भी दिए इन ऑर्डर टू फाइट द पाकिस्तानी बंकर्स एंड देयर एमोनाइजेशन। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नाम, जैसे नंबर 7 स्क्वाड्रन ऑफ IAF इंडियन एयरफोर्स, नंबर 7 स्क्वाड्रन ऑफ द मिराज स्क्वाड्रन, बहुत सारे ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ टाइमलाइन है जो कि मैंने नीचे के पॉइंट्स में बताया हुआ। दैट ऑन 11 जुलाई इंडियन ट्रूप्स रिकैप्चर्ड द पॉइंट्स इन बटालिक। और इस तरीके से इस पूरे के पूरे अभियान में एट द एंड अब एक ये इमेज है जिसको आप देख सकते हैं, इसमें हमें विजय प्राप्त हुई। नाउ कमिंग बैक टू दिस सीनो इंडियन वॉर्स, कि चाइना के साथ हमारा क्या संबंध रहा है, क्यों हमेशा लड़ाई हुई है चाइना के साथ, क्यों चाइना ऐसा है। देखिए, माओ जेडोंग के बाद चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इट कम्प्लीटली बिकेम एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर, एक प्योर कम्युनिस्ट, प्योर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी विच हैज़ नो प्लेस फॉर पीसफुल डिस्प्यूट। इसलिए आप देखेंगे कि सदर्न जो इंडियन ओशियन है या फिर जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पे US और चाइना के कितने डिस्प्यूट रहते हैं। अभी 1962 की बात है, ये सीनो इंडियन वॉर की, जब ये वॉर स्टार्ट हुई अक्टूबर 20 से लेके अक्टूबर 20 टू नवंबर 21 दिस वॉर वॉज देयर। इसमें हमें पता चला कि जो हमारी आइडियलिस्ट पॉलिसी है वो इतने काम की नहीं है, क्योंकि हम अगर आइडियलिस्टिक रहे लेकिन हमारी जो सिचुएशन है इट इज़ ऑलवेज रियलिस्ट इन नेचर। और चाइना ने इन्वेड करा। जो मैकमोहन लाइन है, द डिस्प्यूट रेसेस बैक टू द ड्राइंग ऑफ द मैकमोहन लाइन एंड दिस बॉर्डर वॉज डिमार्केटेड बाय ब्रिटेन एट तिब्बत एट द शिमला कन्वेंशन हेल्ड फ्रॉम 1913 to 1940. मैकमोहन लाइन is somewhat referred कि in the prelims exam as well, in one day exam as well, कि मैकमोहन लाइन कहाँ पे है और इससे किसकी बाउंड्री अटैच है। अब चाइना ने मैकमोहन लाइन को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करा। वो मानते हैं कि उनकी लाइन अलग है और यही डिस्प्यूट का कारण भी बना। इसलिए आप देखेंगे दैट कंसिक्वेंटली अरुणाचल प्रदेश स्टेट विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया एंड अक्साई चीन इन नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर हैव बिकम डिस्प्यूटेड एरियाज। और इसी को आप देख सकते हैं कि 2020 के अंदर भी कितना डिस्प्यूटेड एरिया रहा। अब सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट जो था वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए, विच वॉज साइंड ऑन 2 मार्च 1963 बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। और इसमें पाकिस्तान ने ट्रांसफ़र कर दिया सारा कंट्रोल टू चाइना। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी यहाँ क्या कहती है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी कहती है कि नॉन इंटरफेरेंस, हमारे मामलों में कोई भी हस्तक्षेप ना करे, कोई इंटरफेरेंस ना करे। और इसलिए जिस दिन ये हुआ, वी आर स्टिल क्लेमिंग द एरिया, और उसी दिन हमने इसको इंटरनेशनल फोरम पे बहुत गलत एक एक्टिविटी के रूप में इसको हमने समझा। These are some of the pictures that you can see. बट अगर आज के रेलेवेंस में बात करी जाए तो इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज़ चेंज्ड अ लॉट। अगर हम बात करें स्टार्टिंग के 1947 की वॉर में, तो इंडिया के पास इतनी मिलिट्री एडवांसमेंट नहीं थी। इट वाज मोर फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन करना है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सेटअप करना है। लेकिन ओवर द टाइम आप देखें कि
एक मॉडर्न मिलिट्री के रूप में इंडियन मिलिट्री शामिल है। इंडिया टुडे परसीव्स itself completely different from the way it did in the Cold War period and is beginning to seek a different positioning by other countries. And we completely showcase our military strength, whether it is on Republic Day parade, whether it is in the testing of the missile in Pokhran. और इसलिए आप देखेंगे कि ये मिलिट्री वो मिलिट्री नहीं जो कभी 1947 में थी। इट हैज़ मोर वेपनाइज्ड और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं इन द फॉरेन पॉलिसी। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं तक। कल के लेक्चर में बात करेंगे कि कोल्ड वॉर के रेपरकशंस क्या थे, कोल्ड वॉर का कंक्लूजन किस तरीके से हुआ। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई एम भानु शर्मा साइनिंग ऑफ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। There are many more lectures aligned. Thank you and have a nice